हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन का सोहन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस को तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था कि हम प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। अब इस जो ये वीडियो है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हाँ, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको किन किन कंडीशन की आवश्यकता होती है, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कौन कौन सी प्रमुख स्थिति होती है जिसको लेकर हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो मैं एक बार कैमरा में चेक करता हूँ कि वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। वीडियो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम उन स्थिति को डिस्कस करेंगे जिसको लेकर हम अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने वाले हैं, प्रतिबिंब बनाएंगे जैसे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी स्थिति क्या है कि जो किरण, पहले मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूं एक बार कि क्या क्या कौन कौन से है। ये यहां है M, क्या है ये है हमारा M, यहां पर हमारा है N, ये हमारा क्या है P। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी यहां पर है हमारा M, यह है हमारा N और ये हमारा क्या है P। अब यहां पर Mn क्या है, Mn क्या है हमारा, M और N क्या है, द्वारक है। P क्या है हमारा, ध्रुव। दोनों दर्पण के लिए मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। Mn हमारा है द्वारक, P है हमारा ध्रुव, F है हमारा फोकस बिंदु, F क्या है, फोकस बिंदु, और C क्या है, C हमारा है वक्रता केंद्र। ये दोनों दर्पण के लिए मैंने एक साथ लिख दिया है कि कौन क्या क्या है। अब सबसे पहली स्थिति हमारी क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के प्रकाश फोकस से गुजरती है। जैसे मान लीजिए हमने दर्पण लिया उत्तल दर्पण में हमने प्रतिबिंब को, मान लीजिए ये हमारा प्रतिबिंब है, उसको हमने यहां से यहां पर रखा, केंद्र के थोड़े उस साइड में हमने इसको रखा। अब हमें इस प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, हमारी वस्तु है, इसको हमने यहां पर रखा केंद्र के थोड़े इस साइड में। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कितने किरणों की आवश्यकता है, 2 किरणों की आवश्यकता। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो हम 2 किरण किस प्रकार भेजेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा ये एक वस्तु है, हमारा ये एक वस्तु है, हमने वस्तु यहां पर रख दी। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 किरणों की आवश्यकता होगी, कम से कम 2 किरण चाहिए। तो हम किरणों को किस प्रकार दर्पण पर आपतित कराएंगे वो आज हम देखने वाले हैं। कौन कौन की स्थितियां हैं आपतित कराने की दर्पण पर, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली हमारी स्थिति है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के प्रकाश फोकस से गुजरती है। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब इसके समांतर हमारी ये किरण मान लीजिए आ रही है, ये किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के प्रकाश फोकस से गुजरती है। जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई, किरण का मैं नाम दे रहा हूं AB आपतित हुई, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के प्रकाश के पश्चात फोकस से गुजरती है। तो ये जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर किरण AB आई, वो परावर्तन के प्रकाश के पश्चात फोकस से गई, पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति आप लोग देखिए, ये हमारी पहली स्थिति है कि मुख्य, आप इसको एक बार लिखिए कि प्रथम स्थिति, क्या लिखिए,
प्रथम स्थिति कॉपी पर कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के प्रकाश के पश्चात फोकस से गुजरती है। अब हमारी दूसरी कंडीशन, दूसरी स्थिति में इसको एक बार मिटा रहा हूं। पहली स्थिति को मैंने मिटा दिया। अब हम आते हैं अपनी दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति हमारी क्या है कि दूसरी स्थिति हमारी क्या है, पहली स्थिति क्या हो गई कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। अब फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या फोकस से आने, ये हमारी एक किरण है, ये फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित हुई तो ये परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी इस तरीके से। ये मुख्य अक्ष, फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तो क्या हो गई द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में आप क्या लिखेंगे कि फोकस से चलकर आने वाली किरण परावर्तन के प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हमारी सबसे आखिरी और अंतिम स्थिति एक है, उसको आप थोड़ा देखिए। सबसे आखिरी स्थिति क्या है कि वक्रता केंद्र को आपको टारगेट करती हुई आने वाली किरण, यानी वक्रता केंद्र से आने वाली किरण, ये हमारी वक्रता केंद्र से होकर आई किरण और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट गई। पहली स्थिति कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है और फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई आने वाली किरण अपने मार्ग पर लौट जाती है। क्या है तृतीय स्थिति हमारी, क्या हो जाएगी कि वक्रता केंद्र को टारगेट करती आती हुई किरण अपने अक्ष पर मतलब उसी मार्ग में लौट जाती है। क्या वक्रता केंद्र से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर लौट जाती है। अब उसी प्रकार आप इस वाले दर्पण में देखेंगे, उत्तर दर्पण में ये सारी स्थिति यहाँ पर भी है, जो फोकस वहां पर भी था वही फोकस यहाँ भी है, जो वहां पर मतलब सब कुछ था वही है। अब इसमें आप स्थिति को थोड़ा देखिए कि मुख्य अक्ष के कि जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है, जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? फोकस से गुजरती है। इस प्रकार से ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के प्रकाश के पश्चात फोकस से जाती है। ये हमारी किरण है, ये परावर्तन के प्रकाश फोकस से चलती है। अब फोकस को टारगेट करते हुए आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गई हमारी प्रथम स्थिति। अब हम द्वितीय स्थिति को देख रहे हैं कि हमारी जो फोकस को टारगेट करती हुई आती है किरण, जो हमारी ये किरण मान लीजिए किरण आई, ये फोकस को टारगेट करती हुई आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किरण हमारी फोकस को टारगेट करती हुई आई और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये फोकस को टारगेट करती हुई आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब जो हमारी तीसरी और अंतिम स्थिति है कि वक्रता केंद्र C को टारगेट करते हुए आने वाली किरण अपने मार्ग में पुनः लौट जाती है। दो स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति ये हमारी एक किरण वक्रता केंद्र C को टारगेट करती हुई आई, ये वक्रता केंद्र C को टारगेट करती हुई आई किरण आई और परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में लौट गई। तो आई होप कि आप इस तीनों स्थिति के बारे में जान गए होंगे। मैंने आपको ये लेक्चर थोड़ा छोटा है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाया। सबसे पहले क्या है अवतल दर्पण में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है।
फोकस को टारगेट करते हुए आने वाली किरण मुख परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, और वक्रता केंद्र C को टारगेट करते हुए आने वाली किरण या वक्रता केंद्र से आने वाली किरण मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। और वही तीन स्थिति मैंने उत्तल दर्पण में भी बताई। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर में पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।